मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। और आज हम जो है विद्युत अपघटन के कुछ नियम हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। वैसे विद्युत अपघटन से रिलेटेड भी हम बहुत सारे टॉपिक जैसे विद्युत अपघट्य क्या है ना, विद्युत अनपघट्य क्या है, विद्युत चालक क्या है, कुचालक क्या है, ये सारे चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा विद्युत अपघटन से रिलेटेड कुछ नियम हैं उस नियम के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इस नियम को या इस नियम से संबंधित जो भी बातें हैं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है हमारे माइकल फैराडे। माइकल कौन थे भाई? हमारे फैराडे। इन्होंने जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके मात्रात्मक गुणों का क्या किया, अध्ययन किया। और उन्होंने बताया यदि कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ का क्या करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन कराते हैं, है ना। कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन है और उसका हम क्या करते हैं भाई, विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराते हैं कहने का मतलब विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होता है उसमें क्या करते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है और उस इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित जो विद्युत धारा है, इसके बीच क्या संबंध है, इस संबंध का अध्ययन फैराडे जी ने किया। और फिर इसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ नियम दिया जिसे हम फैराडे के नियम के नाम से जानते हैं या फैराडे के नियम कहते हैं। यहाँ पर हम फैराडे के 2 नियम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्रथम नियम पढ़ेंगे और एक द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, प्रथम नियम के पास चलते हैं कि प्रथम नियम में फैराडे ने क्या कहा है, क्या बताया है, उसको हमको क्या करना है, जानना है। तो चलिए फैराडे के कौन से नियम के पास, पहले नियम के पास। पहले नियम में उन्होंने बताया है कि कोई अगर क्या है, हमारा कोई विद्युत अपघट्य क्या है, पदार्थ का विलयन है और उसमें क्या डूबा है, इलेक्ट्रोड डूबा है। तो इस इलेक्ट्रोडों पर अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता है, मुक्त होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ये सोडियम क्लोराइड का क्या लिए हैं, विलयन लिए हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और उसमें अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये टूट करके सोडियम और क्लोरीन आयन बनाता है और ये जो होता है ये विपरीत जो आवेश होता है उस पर क्या होना स्टार्ट कर देता है, मुक्त होना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को जो फैराडे जी हैं उन्होंने एक नियम के रूप में क्या किया है, प्रतिपादित किया है। उन्होंने ये बोला है कि विद्युत अपघटन कराने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, विद्युत अपघटन से है ना, या विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त होता है, जैसे माइनस पर क्या वो मुक्त होगा, सोडियम मुक्त होगा, प्लस पर कौन मुक्त होगा, क्लोरीन मुक्त होगा। तो इन पदार्थों की जो मात्रा है वो उनमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसा किनका कहना था, फैराडे का कहना था और उसी को उन्होंने प्रथम नियम के रूप में क्या किया है, प्रतिपादित किया है। तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, लिखते हैं और समझते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग जो है उसको लिख देते हैं, है ना, और फिर समझते हैं क्या कह रहा है। तो लिखते हैं भाई, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ऐसा उन्होंने अपने पहले नियम में कहा, है ना, जिसको मैंने आपको क्या किया, पहले समझाया भाई। ये हमारा क्या है, एक विद्युत अपघट्य क्या है, हमारे पदार्थ के क्या है, विलयन है और इसमें क्या डुबा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं और जब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा
प्रवाहित करते हैं। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें जो उपस्थित विद्युत अपघट्य का जो पदार्थ होता है वो क्या करना स्टार्ट हो जाता है, इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो भी पदार्थ मुक्त होता है उस पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसा किनका कहना था भाई, हमारा जो फैराडे का जो प्रथम नियम है उसका कहना था, जिसको हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब यहाँ पर वो जो पदार्थ जो इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है ना, उस पदार्थों की मात्रा को दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, W का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि ये जो पदार्थ होता है वह उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पर विद्युत धारा को Q से दर्शाया जाता है। तो जो परिभाषा है उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, एक सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा को W से यहाँ पर दर्शाया जाता है और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को यहाँ पर Q से दर्शाया जाता है। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जो है समानुपाती जब हटता है तो एक कांस्टेंट Z आ जाता है और यहाँ पर Q आ जाता है। क्योंकि आप फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि Q बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है I, और क्या होता है हमारा T के बराबर होता है। I एम्पियर होता है और T क्या होता है आपका ताप होता है। क्योंकि Q बराबर क्या होता है हमारा IT होता है। तो इसको जो है ऊपर का जो समीकरण दिख रहा है, ये वाला समीकरण, उसमें रख दिया जाता है। तो अंततः हमारा जो मान है वो W इक्वल टू कितना हो जाता है, Z, और Q की जगह क्या हो जाता है हमारा IT क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है भाई, IT, और इस प्रकार से IT मिल जाता है और हमको एक छोटा सा क्या हो जाता है यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर जो Z होता है, यहाँ पर क्या है हमारा जो Z है, इसको ECE के नाम से जाना जाता है, या इसको जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो Z होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, E को बोलते हैं इलेक्ट्रो, और E को बोलते हैं C, और एक को बोलते हैं ECE, मतलब विद्युत रासायनिक क्या होता है हमारा तुल्यांक होता है। तो इस तरीक़ा से इसको बताया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो Z होता है जिसको क्या नाम से जाना जाता है भाई, ECE के नाम से जाना जाता है, या विद्युत रासायनिक जो है तुल्यांक के नाम से जाना जाता है। तो ये होता क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या है, तो इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो I का जो मान होता है उसको क्या कर दिया जाता है हमारा 1 एम्पियर रख दिया जाता है, मतलब एक जो है मान रख दिया जाता है। और T का मान कितना रख दिया जाता है, 1 सेकेंड रख दिया जाता है ना। I का मान रख दिया जाता है, 1 एम्पियर रख दिया जाता है, और T का मान कितना 1 सेकेंड रख दिया जाता है। और इस प्रकार से बताया जाता है कि किसी कोई क्या होता है हमारा, कोई भी हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में अगर T सेकेंड तक, या हम ये बोल सकते हैं 1 सेकेंड तक, अगर क्या करते हैं 1 एम्पियर धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो भी पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होता है वह मात्रा आपका क्या कहलाता है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाता है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। चाहेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यदि, है ना, यदि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसी इलेक्ट्रोड में, है ना, या किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर है ना मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, तो इलेक्ट्रोडों पर ग्रामों में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को हम क्या कर देते हैं, मात्रा को ECE बोलते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम नियम से रिलेटेड कुछ क्या हो गया हमारे बातें। और भी इसमें कुछ बात दिया गया है, जिस बात को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं,
या उसको समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ये तो हो गया इस की बात। अब यहाँ पर अगर हम और जो है देखें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो भी आवेश होता है, आवेश जो होता है वो फैराडे का इकाई होता है भाई, है ना। जो आवेश होता है, आवेश जो होता है ये क्या होता है हमारा, फैराडे की क्या होता है हमारा, इकाई होता है। फैराडे की क्या है हमारा, इकाई है। तो जो भी आवेश होता है क्या होता है, फैराडे की क्या होता है, इकाई होता है। और यदि हम एक फैराडे का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक फैराडे होता है इसका जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, 1 मोल पर उपस्थित जो भी क्या होता है हमारा आवेश की जो संख्या होता है उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर Na मोल को शो करता है जिसका मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10 दी पावर कितना होता है, 23 होता है। और साथ में अगर हम क्या कर दिया जाए, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की मात्रा को क्या कर दिया जाए, अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होता है उस इलेक्ट्रॉन की मात्रा को किससे दर्शाया जाता है भाई हमारा, इसको दर्शाने के लिए आपका 6 पॉइंट, या इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका 1.602 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और इन दोनों का अगर मान को हम ज्ञात करें तो लगभग 96,500 क्या होता है, कूलाम क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये किसके बराबर होता है हमारा, एक हमारा फैराडे के बराबर क्या होता है, ये जो मान है प्राप्त होता है। यदि इसको n मोल के लिए निकाला जाता है, n मोल के लिए अगर हम क्या करते हैं, निकालते हैं, n मोल आवेश के लिए अगर इसको क्या किया जाए, निकाला जाए, n मोल आवेश के लिए निकाला जाए, n मोल आवेश के लिए अगर क्या करें, निकाला जाए, तो उस स्थिति में ये जो फैराडे का जो मान होता है वो कितना के बराबर होता है, n मोल आवेश के लिए Q हो जाता है और ये कितना हो जाता है हमारा, NF से इसको दर्शाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर उदाहरण लिया जाता है तो यहाँ पर एक उदाहरण भी लिया जा सकता है। माना हमारा क्या हुआ है, हमारा ये एल्युमिनियम 3+ जार दिया है, तो इस एल्युमिनियम के 1 मोल को, कितना मोल को भाई, 1 मोल जो हमारा Al3+ होता है, अगर उसको हम 1 मोल जो क्या होता है एल्युमिनियम में कन्वर्ट करना रहता है तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, 3 से गुणा कर दिया जाता है। मतलब उसमें जो है 3 आपका मोल आवेश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या 3 मोल आवेश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 मोल जो क्या होता है एल्युमिनियम जो होता है उसको अगर 1 मोल एल्युमिनियम आयन को 1 मोल एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए 3 मोल आवेश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो इस फार्मूला के आधार पर क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। यहाँ पर 3 रख दी जाती है, उसका मान रख दी जाती है, तो उसका आवेश क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा फैराडे का प्रथम नियम, जिसको आपको प्रश्न के तौर पर पूछी जा सकती है ना। ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे नियम के पास, दिया है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या कहता है, द्वितीय नियम ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक से अधिक क्या है, हमारे विद्युत अपघट्य के विलयन है, और इसमें क्या डूबा है, हमारा इलेक्ट्रोड डूबा है। और इन इलेक्ट्रोडों को यदि श्रेणी क्रम में क्या कर दिया जाता है, हमारा जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सभी विद्युत अपघट्य जो विलयन है उसमें समान मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो भी पदार्थ की जो क्या है हमारा मात्रा होता है, वो जो मात्रा है या पदार्थों की जो भी मात्रा दिया है वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा कौन कहता है हमारा भाई, द्वितीय नियम कहता है। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, द्वितीय नियम के पास। तो उन्होंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयन में, हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए,
प्रवाहित किया जाए। तो इलेक्ट्रोडों पर, है ना, तो क्या लिखे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयन में, है ना, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, है ना, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है हमारा, समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से हम सेकेंड नियम को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो भी क्या होता है विद्युत अपघट्य के जो विलयन है, यदि उस विलयन में समान मात्रा में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर जो भी मुक्त होने वाला जो क्या होता है, जो पदार्थ की जो क्या है मात्रा है, वह उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि यहाँ पर पदार्थों की मात्रा को W से दर्शाया जाता है और उसके तुल्यांकी चालकता को जो है E से दर्शाया जाता है, तो इसका मान क्या होता है, W समानुपाती E प्राप्त होता है। और जब समानुपाती क्या हो जाता है, हट जाता है, तो एक कांस्टेंट हम ले सकते हैं। वो कांस्टेंट मान लो R हो सकता है, वो कांस्टेंट क्या हो सकता है हमारा, K हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, मान लो हम लोग उसको K ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक स्थिरांक आता है, और ये जो स्थिरांक हो गया K हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा E। अब E को इस तरफ क्या कर दिया जाता है, जब पंक्षांतरित कर दिया जाता है, तो ये कितना हो जाता है, W अपान क्या हो जाता है आपका E हो जाता है, और ये हमारे पास स्थिरांक इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक समीकरण क्या होता है हमारा बनता है, ये हो जाता है WE अपान क्या हो जाता है स्थिरांक, क्योंकि हम E को इस तरफ पंक्षांतरित कर दिए। यदि एक से अधिक विद्युत अपघट्य है उसके लिए निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये हो जाता है W1, ये हो जाता है E1 इक्वल टू कितना हो जाता है आपका W2, और ये कितना हो जाता है आपका E2। तो इस प्रकार से इसके लिए भी एक छोटा सा समीकरण निकाला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा नियम भाई, फैराडे का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, उदाहरण की अगर बात करते हैं, तो उदाहरण भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिया जा सकता है कि मानते हैं हमारा दो विद्युत अपघट्य यहाँ पर दिया गया है। एक विद्युत अपघट्य दिया है कापर सल्फेट, एक हमारा क्या दिया है भाई, कापर सल्फेट का क्या दिया है, विलयन दिया गया है। ये कि हमारे विद्युत अपघट्य है, कापर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4, वह एक ठो दिया है हमारा किसका, AgNO3। तो ये हमारे क्या है, दो विद्युत अपघट्य हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड डूबा है, और वो इलेक्ट्रोड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इन दोनों जो हमारे क्या होते हैं विद्युत अपघट्य होते हैं, अगर हम उसमें समान मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये किसका है भाई हमारा, ये हो गया हमारा कापर सल्फेट का है। ये वाला हमारा जो बात है ये किसके लिए है, कापर सल्फेट। और ये हमारा क्या है, हमारा ये दिया है सिल्वर नाइट्रेट। अब इन सिल्वर नाइट्रेट में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा, इसको पहले इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इन इलेक्ट्रोडों को डुबा देते हैं और इसको श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, अगर जोड़ देते हैं, और जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होता है वह उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर E लिखते हैं, और समानुपाती क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर E बोलता हूँ इसको, ये हो जाता है W, और W समानुपाती क्या हो जाता है E जो है तुल्यांकी भार को प्रदर्शित करता है, W जो है मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा को शो करता है। तो यहाँ पर चूंकि दो पदार्थ ले रहे हैं, कौन सा हमारा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कापर सल्फेट, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले कापर सल्फेट लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त, है ना, कापर सल्फेट की मात्रा हम बोल सकते हैं, कापर की मात्रा बोल सकते हैं। मान लो ये कापर की मात्रा हो गया, है ना, कापर की मात्रा यहाँ पर कर देते हैं, तो कापर की क्या हो गया हमारा, मात्रा हो गया। उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, नीचे में हम लोग लिखें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले, है ना, किसकी मात्रा, हम लोग सिल्वर की मात्रा ले सकते हैं। अब ये जो सिल्वर की मात्रा होता है, कापर की मात्रा होता है, ये किसके बराबर होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कापर का तुल्यांकी भार,
ये हो गया। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाता है सिल्वर का तुल्यांकी भार। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, फैराडे के नियम को या द्वितीय नियम को हम लोग बता सकते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो हम लोग कितने नियम पढ़ लिए, 2 नियम, पहला नियम और ये दूसरा नियम। अब थोड़ा सा हम फैराडे जो नियम है उस नियम का क्या देखते हैं, अनुप्रयोग देखते हैं भाई। क्या क्या अनुप्रयोग है हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला इसमें यहाँ पर तो फिलहाल दिया है आपका, ये दिया है आपका फैराडे के जो भी नियम पढ़े हैं उसका अनुप्रयोग क्या क्या है। तो एक आध अनुप्रयोग लिखा जा सकता है। पहला, किसी तत्व या मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में लिख सकते हैं। तो किसी तत्व या मूलक का तुल्यांकी है ना, भार ज्ञात करने में है ना, हम क्या कर सकते हैं, जो फैराडे का नियम है उसको ज्ञात कर सकते हैं। और लिख सकते हैं यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होता है W अपान कितना हो जाता है Q और इंटू 96,000 क्या होता है 500, जो कि फैराडे का क्या होता है मान होता है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कर सकते हैं। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो लिख सकते हैं किसी है ना पदार्थ का या यौगिक का है ना, क्या लिख सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में क्या किया जा सकता है, जो भी फैराडे का करने में है ना, फैराडे के नियम का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा को भी ज्ञात करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। तो इस प्रकार से 2-3 इसके अंतर्गत क्या लिखी जा सकती है, अनुप्रयोग लिखी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा फैराडे का नियम और फैराडे नियम से संबंधित कुछ अनुप्रयोग। यहाँ से फ़िलहाल अभी तक तो 12th क्लास में सीजी जो हमारा 12th है उसमें यहाँ से अंकित क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। ज़्यादातर जो विलियन जो लेसन पढ़े हैं आप, सेकेंड लेसन, उसमें से ज़्यादातर जो है अंकित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल इसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और आगे जो टॉपिक है उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे का जो टॉपिक है ये है हमारा विद्युत अपघटनी सेल और एक है हमारा गैल्वेनिक सेल। 2 सेल यहाँ पर लिखा है, एक विद्युत अपघटनी सेल और एक क्या दिया है, गैल्वेनिक सेल। अब सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि सेल होता क्या है, सेल किसे कहते हैं। तो सेल पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है, तो सेल एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है या विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि सेल वह युक्ति है या वह उपकरण है ना, जो रासायनिक ऊर्जा को है ना विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा है ना, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इस प्रकार से हम सेल को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि सेल क्या है भाई, एक ऐसा युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। ये 2 प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो लिख सकते हैं ये 2 प्रकार की होती है, जैसा कि ऊपर में लिखा है, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पर, ये होती है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत
अपघटनी सेल। ये हमारा पहला सेल कौन सा है भाई? विद्युत अपघटनी सेल। और ये सेल ऐसा होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या करती है भाई? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो ये हमारा हो गया पहला विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, जो हम लोग अभी डिटेल देखने वाले हैं। और दूसरा होता है हमारा गैल्वेनी सेल। गैल्वेनी सेल, ये जो गैल्वेनी सेल होता है ये जस्ट इसके उल्टा है। ये हमारा क्या करता है भाई? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है ना। तो ये परिवर्तित करता है। तो हमारा जो सेल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है गैल्वेनी सेल, है ना। और ये जो विद्युत अपघटनी सेल है उसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और फिर से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देना, लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं। और गैल्वेनी सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से सेल 2 प्रकार का होता है। अब हम किसके पास चलते हैं भाई? विद्युत अपघटनी सेल के पास चलते हैं, है ना। और क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है विद्युत अपघटनी, क्या लिखा है भाई? सेल लिखा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सेल होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं या विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी परिभाषा लिख सकते हैं, है ना, कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है भाई? परिवर्तित करती है। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। तो परिभाषा आप आसानी से क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन कर देता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। सरल है भाई, है ना। विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल में क्या होता है? इस प्रकार के सेल में आपका क्या होता है? एक इस प्रकार से क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या होता है? हमारा पदार्थ का विलयन होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्या है? हमारा यहाँ पर विलयन रखा गया है। ये हमारा विद्युत अपघट्य होता है ना जी, सोडियम क्लोराइड। तो इसका हमारा क्या है? विलयन है। और जब इस विलयन में क्या कर दिया जाता है? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। मान लो ये हमारा दोनों क्या है? ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोड है। मतलब इस प्रकार का जो सेल का ये जो स्थिति कैसा होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? विद्युत अपघटनी विलयन होता है और उस विलयन में इलेक्ट्रोड लगा होता है। और जब इस इलेक्ट्रोड पर क्या कर दिया जाता है? बैटरी लगा दिया जाता है। इस प्रकार से बैटरी में कितना होता है? 2 भाग होता है, प्लस और माइनस। तो जैसे ही उस पर बैटरी लगाया जाता है, ये जो हमारा नमक होता है वो 2 भागों में टूट जाता है ना। नमक के कण कितने भागों में टूट जाता है भाई? 2 भागों में। एक होता है Na+ और Cl-। और जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है बैटरी के माध्यम से, तो हमारा जो ये जो Na+ होता है, Na जो क्या है हमारा? ये जो प्लस होता है ये इसके किधर की ओर जाता है? माइनस की ओर गति करता है। किधर की ओर गति करता है भाई? माइनस की ओर गति करता है। माइनस की ओर क्यों गति करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है और प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है? सोडियम प्लस चार्ज होता है। जैसे ही विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये जो प्लस चार्ज होता है वो माइनस इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगता है? गति करने लगता है और उसमें मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार हम क्लोरीन की बात करें
तो क्लोरीन किधर की ओर जाता है, हमारा प्लस की ओर जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और ऐसी ही प्रक्रिया आपको विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर जो माइनस होता है उसे कैथोड के नाम से जाना जाता है और जो प्लस होता है उसको एनोड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से विद्युत अपघटनी सेल को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। यहाँ पर विद्युत अपघटनी जो सेल होता है उसके लिए कई उदाहरण आते हैं, जैसे साल्वेट्रप होता है ना, एक विधि होता है जो विद्युत अपघटनी सेल के भांति व्यवहार करता है। और एक सिंपल से जैसे आपको दिख रहा है, इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसको समझाने के लिए और भी लिखा जा सकता है, जैसे इसका विलयन होता है तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है भाई, तोड़ जाता है। अब ये जो सोडियम आयन होता है, चूँकि ये प्लस चार्ज वाला है, इसलिए कहाँ की ओर जाता है, ये कैथोड की ओर जाता है। और कैथोड पर जा कर के क्या हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका, वहाँ पर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब वहाँ पर जाके मुक्त करता है, मतलब प्लस उसको ले लेता है और सोडियम में बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है सोडियम, है ना, और ये हमारा क्या किया है, हमारा प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये सोडियम आयन से किस में बदल जाता है, सोडियम में क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है। चूँकि आपको पता है कि जो कैथोड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सोडियम के पास जो है प्लस चार्ज है, वहाँ पर जाके वो कैथोड में मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कैथोड के साथ और सोडियम क्या हो जाता है, इस प्रकार से सोडियम आयन सोडियम में बदल जाता है। तो कैथोड में कौन मुक्त हो रहा है, हमारा सोडियम। क्लोरीन का माइनस चार्ज है तो माइनस किधर जाता है, प्लस की ओर जाता है, तो यहाँ पर इसको माइनस ले लिया जाता है। चूँकि इसकी मात्रा जो है 2 लेते हैं और 2 लेने के पश्चात हम देखते हैं तो ये Cl2 के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है, या Cl2 के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है। तो इस प्रकार से इसको बताया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड में कौन मुक्त हो रहा है भाई, हमारा सोडियम मुक्त हो रहा है और एनोड जो होता है उसमें माइनस चार्ज की वजह से क्लोरीन मुक्त हो रहा है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, इसमें और ज़्यादा नहीं करना है। साल्वेट्रप जो है 11 में हम लोग देख चुके हैं और इसी टाइप का उसमें क्या होता है, प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो पहला हमारा कौन से सेल हुआ भाई, विद्युत अपघटनी सेल। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। यह सेल है हमारा गैल्वेनी सेल, या इसी को नाम से जाना जाता है विद्युत रासायनिक सेल। तथा नहीं है वो, या है ना, है ना, तो इसी को 2 नाम से जानते हैं। गैल्वेनी कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने दिया था, इसलिए गैल्वेनी सेल बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसका परिभाषा तो मैं बता ही चुका हूँ कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वो जैसे सेल होता है ना भाई, टार्च का सेल होता है, जैसे ही आप टॉर्च जलाते हो तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, हमारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो हम उसी के बात कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल देख रहे हैं ना, विद्युत रासायनिक क्या देख रहे हैं, सेल। तो ये जो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करता है ना। क्या कहलाता है, हमारा विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है ना। विद्युत रासायनिक क्या कहलाता है भाई, सेल कहलाता है। परिभाषा लिखना है ना आपको, अगर क्वेश्चन पूछता है तो, है ना। पहले तो इतना ही लिख देना है कि भाई विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, तो आप बताना। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है भाई, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, इसे गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी क्या कहते हैं भाई, सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये गैल्वेनी किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, तो गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, चाहे वो आपको विद्युत रासायनिक सेल के रूप में क्वेश्चन करे, चाहे आपको गैल्वेनी सेल के रूप में क्वेश्चन करे, दोनों ही स्थिति में आपको यही परिभाषा लिखना है। अब ये जो गैल्वेनी सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसकी किस प्रकार से क्रिया विधि होता है ना। क्योंकि ये जो हमारा सेल होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया जो पढ़े हैं,
है ना, जो शुरू में हम लोग पढ़े हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसके तर्ज पर क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पर आगे जो है विद्युत रासायनिक जो सेल है उसको क्रियाविधि को क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं भाई, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि, है ना, विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि को क्या किया जाता है, समझा जाता है। जैसे विद्युत अवघटनी सेल को समझे थे, वैसे ही विद्युत रासायनिक सेल के जैसा विद्युत अवघटनी सेल के जैसा विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाविधि को क्या किया जाता है, समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं क्रियाविधि की ओर। अगर आता है तो पूरा क्रियाविधि आप लिखेंगे भाई, तभी बन पाएगा। इसमें क्या होता है, ये जो सेल होता है इसमें जो भी क्या होता है हमारा, दो अलग अलग पात्रों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों को लेकर के इस सेल को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसमें आपका इस प्रकार से क्या होता है, एक अलग से हमारा क्या होता है, एक पात्र होता है। इसी प्रकार एक अलग से यहाँ पर क्या होता है, पात्र होता है। एक जो पात्र होता है इसमें जो है आपका जिंक सल्फेट का, किसका हमारा भाई, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, ZnSO4 क्या होता है हमारा, विद्युत अपघट्य विलयन होता है। और इसमें एक जिंक धातु की क्या लगा होता है, छड़ डूबा होता है। इसमें क्या क्या होता है हमारा, ये जो छड़ होता है किसका होता है भाई, हमारा जो आपका इलेक्ट्रोड के भांति व्यवहार करता है, ये किसका होता है, हमारा जिंक का होता है। तो विद्युत रासायनिक जो सेल है उसको समझाने के लिए ये देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है, इस पात्र में जिंक सल्फेट और उसमें जिंक का क्या होता है, छड़ डूबा रहता है। दूसरा जो पात्र होता है, इस पात्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कापर सल्फेट का क्या होता है, सलूशन होता है। और कापर सल्फेट के सलूशन में एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है और वह इलेक्ट्रोड किसका होता है, हमारा कापर का होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये किसका होता है भाई, कापर का होता है, जो कापर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। और ये जिंक सल्फेट होता है जिसमें जिंक जो है, या जिंक सल्फेट के जो विलयन में जिंक डूबा रहता है। इन दोनों को एक परिपथ से क्या कर दिया जा रहता है, जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक परिपथ से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और एक मीटर लगा दिया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि धारा किधर से किधर पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से इसको एक क्या कर दिया जाता है, परिपथ से क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। तो इसी को आपको क्या करना है, बोलना है कि इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का छड़ डूबा रहता है, कापर सल्फेट के विलयन में कापर की छड़ डूबा रहता है। इनको एक किससे, परिपथ से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और उसमें वहाँ पर एक मीटर है ना, गैल्वेनोमीटर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इतना करने के बाद भी लगभग सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। अतः सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, एक लवण सेतु इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, हमारा लवण सेतु होता है भाई, लवण सेतु यहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसे ही लवण सेतु लगाया जाता है वैसे ही क्या किया जाता है, जैसे ही लवण सेतु इसमें फिट किया जाता है वैसे ही लगभग हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसमें लगभग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो जिंक होता है, ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पश्चात ये किस में चला जाता है, जिंक जो है विलयन में चला जाता है। और इलेक्ट्रॉन को किस में छोड़ जाता है, ये जो है छड़ में छोड़ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे ही छड़ में छूटता है, इसका जो है आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यह इस परिपथ से होता हुआ किधर की ओर जाने लगता है, आगे की ओर जाने जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे किसकी ओर जाता है, हमारा कापर की ओर जाता है। ये जो कापर होता है, ये कापर क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है। और ले लेने के पश्चात क्या होता है, वो कापर +2 से क्या हो जाता है, हमारा कापर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो परिपथ से होता हुआ कहाँ चला जाता है, कापर के पास चला जाता है। जैसे उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, फिर ऊर्जा का उत्सर्जन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर जो कापर होता है, ये जो कापर की छड़ होता है, इस कापर की छड़ पर जो है हमारा Cu+ चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि नीचे आपको दिख रहा है कापर सल्फेट। ये कापर सल्फेट जब टूटता है तो ये क्या बनाता है, हमारा Cu2+ बनाता है। और SO4 क्या बनाता है, -2 बनाता है। तो ये जो कापर +2 होता है, ये कापर +2 विलयन से, किधर से, हमारा विलयन से किधर चले जा रहता है भाई, हमारा छड़ में चले जा रहता है। मतलब छड़ में कौन सा चार्ज होता है, हमारा
2+ होता है और यहाँ पर क्या रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जाता है, कॉपर उसको एक्सेप्ट करता है, प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है आपका परिवर्तित होता है। तो ये इसकी क्रियाविधि होता है, यही पर इसी को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इसमें दो क्या ले होता है, अलग अलग अर्धसेल होता है। एक में क्या होता है जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट की विलयन में डूबा रहता है। इनको बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है या एक मीटर सेतु लगा दिया जाता है। इतना लगाने से लगभग सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, अतः सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक लवण सेतु लगा दिया जाता है। जैसे ही लवण सेतु लगाया जाता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वैसे ही फिर यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। और उस स्थिति में हमारा जो जिंक होता है, ये जिंक क्या करता है आपका, ये आपका जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है हमारा त्याग देता है, धन आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है मुक्त करता है। ये जो धन आयन बना है, ये धन आयन किस में चला जाता है हमारा, ये विलयन में चला जाता है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, एक्वा लिखा जाता है और इसको सॉलिड लिखा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है किस में छोड़ जाता है भाई हमारा, ये जिंक की छड़ में छूटा हुआ है, इसलिए छड़ कैसा होता है ऋणात्मक होता है। और ये क्या करता है आपका फिर आगे परिपथ से होता हुआ किसके पास जाता है, कॉपर के पास। कॉपर वहाँ पर कौन से चार्ज होता है, +2 चार्ज में होता है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है और इस प्रकार से ये कॉपर 2+ ये एक्वा के फॉर्म में रहता है और ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एक हमारा क्या होता है प्रक्रिया होता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। यहाँ पर इसका चार्ज 0 होता है जो +2 हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रहा है। यहाँ पर पहले +2 था, यहाँ पर आके 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अब चयन की प्रक्रिया देखने को क्या हो रहा है मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है इस समीकरण को बैलेंस कर दिया जाता है। तो बैलेंस करने से हमको क्या मान प्राप्त होता है भाई, तो ये क्या हो जाता है आगे पीछे जो रहता है प्रोडक्ट और अभिकारक में वो कट जाता है, तो ये दोनों कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा मान, ये जो मान है वो प्राप्त हो जाता है Zn, ये हो गया सॉलिड। और ये यहाँ नीचे क्या है हमारा Cu बचा है, Cu ये 2+ चार्ज होता है, ये क्या होता है एक्वा होता है। इस साइड वाला ख़त्म हो गया। अब प्रोडक्ट के साइड में देखो ये क्या हो जाता है हमारा Zn 2+ जो कि एक्वा के फॉर्म में रहता है और यहाँ पर क्या हो जाता है Cu जो कि क्या होता है सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण भी क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। कौन सा समीकरण भाई, रासायनिक समीकरण, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको इतना आपको समझाना है क्या भाई कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इसे गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। अब इनकी क्रियाविधि पूछेगा तो बताना कि इसमें क्या होता है जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबा रहता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डूबा रहता है और उन दोनों को एक परिपथ से क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसमें लवण सेतु लगा दिया जाता है। जैसे ही लवण सेतु लगाया जाता है जिंक इलेक्ट्रॉन खो करके क्या हो जाता है जिंक आयन बनाता है। जिंक आयन जो है पानी में चला जाता है, मतलब विलयन में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्या हो जाता है छोड़ जाता है, जिससे हमारा जो जिंक का छड़ होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अब वह आगे परिपथ से होता हुआ किसके पास जाता है हमारा कॉपर की छड़ के पास जाता है। कॉपर की छड़ में क्या होता है ये जो कॉपर सल्फेट टूटता है तो कॉपर 2+ बनाता है जो कि हमारा क्या हो जाता है छड़ में चला जाता है। तो छड़ कैसा होता है कॉपर 2+ होता है, उसके द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है और फिर जो है उसमें से विद्युत धारा क्या होता है उत्पन्न स्टार्ट हो जाता है, जिसको इस प्रकार से समीकरण से क्या किया जा सकता है समझाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये ऑक्सीकरण को शो करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अपचयन को क्या करता है शो करता है। तो इस तरीक़े से इसको समझाया जा सकता है। हाँ एक चीज़ और यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कैथोड ना होकर के क्या होता है ये एनोड होता है। क्या होता है हमारा एनोड। तो हमारा ये जो है एनोड है और ये किसके जैसा व्यवहार करता है हमारा जहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है वो कैथोड के जैसा क्या करता है व्यवहार करता है। तो इस तरीक़ा से विद्युत रासायनिक सेल को क्या किया जा सकता है समझाया जा सकता है।
ये हो गया विद्युत रासायनिक सेल। थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पर लवण सेतु के बारे में चर्चा करना है कि लवण सेतु होता क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है भाई। तो आगे हमारा टॉपिक क्या है, लवण सेतु। लवण सेतु होता क्या है, एकदम सरल है। वहाँ पर हम लोग बीच में तो लटका दिए थे, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु रियल में क्या होता है, एक हमारा यू आकार का इस प्रकार का क्या होता है, एक नली होता है, जैसे वहाँ पर दिख रहा था यू आकार का। तो लवण सेतु एक कांच का कैसा होता है, इस प्रकार से एक यू आकार का क्या है भाई, नली है। इस नली में ना आपका बहुत सारे पदार्थ, जैसे आप इसमें क्या करते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, तो लवण सेतु में या तो आप क्या ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, या तो क्या ले लिया जाता है, सोडियम नाइट्रेट ले लिया जाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को या सोडियम नाइट्रेट को एक अगर अगर क्या होता है, विलयन होता है, अगर अगर, है ना, अगर अगर जो क्या होता है, विलयन होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट और अगर अगर का जो विलयन होता है, उस विलयन को गर्म करके बनाई गई जेली को जब यू आकार के नली में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो वो जो है थोड़ा देर के पश्चात क्या हो जाता है, हमारा जम जाता है। तो इस तरीक़ा से तैयार किया गया जो यू आकार का नली होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा लवण सेतु कहलाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि लवण सेतु क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि यू आकार के नली में पोटेशियम नाइट्रेट और अगर विलयन को भर कर गर्म करके बनाई गई सांद्र जेली जो ठंडा होने पर क्या हो जाता है, जम जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका लवण सेतु कहलाता है। और ये जो लवण सेतु होता है वो इस प्रकार से क्या होता है, दिखाई देता है। तो फिलहाल उसको मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ भाई, आप यहाँ से समझ के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यू आकार के नली में पोटेशियम नाइट्रेट अगर विलयन को, है ना, भर के गर्म करके बनाई गई सांद्र जेली जो ठंडा होने के पश्चात क्या हो जाता है, यहाँ पर जम जाता है। तो इस प्रकार से तैयार किया गया यू आकार का कांच का नली क्या कहलाता है, आपका लवण सेतु कहलाता है। और बाद में इसके मुंह पर क्या कर दिया जाता है, कॉटन लगा दिया जाता है, रुई लगा दिया जाता है, तो आपको लवण सेतु क्या हो जाता है, आपको तैयार हो जाता है। तो ये कौन सा सेतु होता है भाई, लवण सेतु। अब ये जो लवण सेतु होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, तो लवण सेतु के कार्य ये होता है, पहला एक परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है भाई, परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है, यही इसका मेन कार्य है। परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। परिपथ जब तक कंप्लीट नहीं होगा कहाँ से विद्युत धारा निकलेगा, है ना। तो पहला परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है, और दूसरा दोनों जो विद्युत अवघट्य लिए हैं उसको मिलने नहीं देता है, मतलब दोनों विलयन को मिलने नहीं देता है, दोनों विलयन को मिलने नहीं देता है, एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम इसके कार्य को भी क्या कर सकते हैं, नहीं देता है। तो कार्य के भी लिखा जा सकता है। आएगा तो इतना नहीं लिखना है भाई, हम जो बोले हैं उसको लिखना है ना, कि लवण सेतु क्या है, तो यह एक यू आकार की नली होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और अगर विलयन को भर करके गर्म करके बनाई गई सांद्र जेली जो कि ठंडा होने के पश्चात जो है जम जाती है। तो इस तरीक़े से तैयार यू आकार की नली क्या कहलाती है, लवण सेतु कहलाती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और बाकी जो आने वाला टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, वो आने वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं। ओके।